नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम मिश्रा एक बार फिर से अपने YouTube चैनल वॉरियर जंक्शन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था विषय पर। आज हम अपने विषय का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और उस टॉपिक के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे कि हम अपना जो चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम भारत का संवैधानिक इतिहास या भारत में संवैधानिक विकास पढ़ा था। भारत का संवैधानिक इतिहास, भारत का संवैधानिक इतिहास था। इस चैप्टर को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोगों ने 1600 का चार्टर एक्ट भी देखा, 1726 के 2 चार्टर एक्ट देखे थे कि कैसे कंपनी भारत में आई और कैसे कंपनी ने अपने आप को स्टेबल किया भारत में। 1726 के चार्टर एक्ट में कंपनी लगभग सेट हो चुकी थी और वो अपने काम करना स्टार्ट कर चुकी थे। इसके बाद क्या होता है कि कंपनी जिस तरीके से शासन कर रही थी उसको रेगुलेट करने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए तमाम सारी चीज़ें व्यवस्था में लाई गई। और भारत का संवैधानिक इतिहास पढ़ने के लिए हमें इसको 2 भागों में विभक्त करके इस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं। इसको 2 भागों में विभाजित करके पढ़ा जाता है। सबसे पहला होता है, एक तो होता है कंपनी के अधीन शासन। कंपनी के अधीन शासन अर्थात जब भारत पर किसके नियम कायदे कानून चलाए जा रहे थे? कंपनी के, यानी कंपनी के अधीन शासन, या इसी को हम लोग कह सकते हैं कंपनी के अधीन भारत। कंपनी के अधीन भारत, कि भारत कंपनी के अधीन कब कब रहा। और दूसरा जो पक्ष हुआ करता था उसे कहा जाता था क्राउन के अधीन शासन। क्राउन के अधीन शासन मतलब फिर जो शासन भारतीयों पर चलाया जा रहा था वो किसके द्वारा? क्राउन। क्राउन मतलब राजा रानी, ब्रिटेन के राजा रानी के द्वारा। इसी को लिख सकते हैं हम लोग क्राउन के अधीन भारत। क्राउन के अधीन भारत। तो इन दोनों ही भागों के अंतर्गत हमें बहुत सारे चार्टर एक्ट पढ़ने पड़ेंगे। बहुत सारे मतलब कुछ गिने चुने चार्टर एक्ट पढ़ने पड़ेंगे। इन गिने चुने चार्टर एक्टों को हम एक बार लिख के देख लेते हैं, आउटलाइन बना के देख लेते हैं, उसके बाद एक एक को डिस्कस करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने आप लोगों को जो 1600 और 1726 का चार्टर एक्ट पढ़ाया वो इसके पहले की बात होगी। यहाँ कब बातें स्टार्ट होंगी? 1773 से लेकर 1773 से जो कब तक चलेगा? 1857 की क्रांति होगी। 1857 की क्रांति होगी, भारतीयों का अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह होगा। अंग्रेजों की हुकूमत जो होगी थोड़ा सा डगमगा जाएगी। उसके बाद थोड़ी सी व्यवस्था चेंज हो जाएगी और चेंज हुई व्यवस्था को कह दिया जाएगा क्राउन के अधीन शासन, जो कहाँ से कहाँ तक चलेगी? 1858 से चलेगी। 1858 से तब तक चलती रहेगी जब तक कि हम लोग आज़ाद नहीं हो जाते, यानी 1947 तक। इस पूरी व्यवस्था के अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है उस चीज़ को और हम बता दें। इसके अंदर सबसे पहले हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे और इसी रेगुलेटिंग एक्ट में सुधार हुआ था 1781 में, यानी 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम पढ़ेंगे। संशोधनात्मक अधिनियम पढ़ेंगे। अधिनियम को एक्ट भी कह सकते हैं। इसके बाद हम 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे। इसके बाद अगला रहेगा हम लोगों का 1786 का संशोधनात्मक अधिनियम, जो पिट्स इंडिया एक्ट में सुधार करने के लिए लाया जाएगा। संशोधनात्मक अधिनियम 1786 के बाद हम लोग पढ़ेंगे 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 के चार्टर एक्ट के बाद अगला रहेगा हम लोगों का 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के बाद रहेगा 1833 का। 1833 के चार्टर एक्ट के बाद रहेगा हम लोगों का 1853 का चार्टर एक्ट। वो 53 के चार्टर एक्ट के बाद 1857 की क्रांति होगी और 1857 की क्रांति के बाद हम लोग प्रवेश कर जाएंगे किसमें? क्राउन के अधीन शासन। क्राउन के अधीन शासनों में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? सबसे पहले 1858 का महारानी का घोषणा पत्र। महारानी का घोषणा पत्र, महारानी का घोषणा पत्र। इसके बाद 3 भारत परिषद अधिनियम आएंगे। सबसे पहले 1861 का भारत परिषद अधिनियम, क्योंकि 1858 में भारत परिषद का गठन हो जाएगा। आगे आप लोगों को डिटेल से पढ़ने को मिलेगा। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसके बाद दूसरा होगा 1892 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम।
इसके बाद हम लोगों को पढ़ना होगा 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 1909 के समय पर हम लोगों के वायसराय और भारत सचिव 2 पद कार्यरत रहेंगे उस समय। तो दोनों पदों पर जो अधिकारी होंगे उसके नाम पर इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार, कौन वायसराय था और कौन उस समय भारत सचिव हुआ करता था, इस चीज़ की चर्चा हम लोग आने वाले वीडियो में करेंगे। मार्ले मिंटो सुधार इसी को कहा जाता है। इसके बाद आएगा आप लोगों का 1919 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, इस समय भी इसको जिस तरीके से इसको वायसराय और आप लोगों के भारत सचिव के नाम पर जाना जा रहा था, सेम इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाएगा। इसके बाद आएगा आपका 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम के बाद आप लोगों को रहेगा 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। भारत स्वतंत्रता अधिनियम। भारत स्वतंत्रता अधिनियम हम लोग 1773 से स्टार्ट करेंगे, जो कंपनी के अधीन शासन होगा, और 1753 के बाद एक एक करके हम लोग पढ़ते चले जाएंगे 1853 तक। 1853 के बाद 3 साल बाद 1857 की क्रांति होगी। 1857 की क्रांति के बाद व्यवस्था चेंज हो जाएगी, यानी जिन अब तक हम लोग किसके कानून फॉलो कर रहे थे, कंपनी के, अब किसके करेंगे हम लोग, क्राउन के, यानी क्राउन के अधीन शासन चलेगा, जो 1858 से स्टार्ट होगा। आप लोगों का कहाँ तक चलेगा, जब तक हम लोग आज़ाद नहीं हो जाते, यानी 1947 तक। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो हम लोगों को भारत का संवैधानिक इतिहास 2 भागों में बांटकर पढ़ना है, कंपनी के अधीन शासन और क्राउन के अधीन शासन। कंपनी के अधीन शासन में हम लोगों को इतने चार्टर एक्ट पढ़ने पड़ेंगे, यहाँ इतने पढ़ने पड़ेंगे। दोस्तों, आप लोग जो भारतीय राज्य व्यवस्था सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसको इस तरीके से बिल्कुल भी मत पढ़ें कि हमारे पुलिस के पेपर के लिए ये काम देगा, या हमारे एसएससी के पेपर के लिए काम देगा, या किसी और पेपर के लिए काम देगा। आप लोग सब्जेक्ट को कंप्लीट करने पर ध्यान दीजिए, फिर चाहे किसी भी पेपर में आप लोगों का इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन बने, आप लोगों को उस सब्जेक्ट में कभी भी समस्या नहीं होगी। आप लोग सब्जेक्ट कंप्लीट करिए, पेपर के हिसाब से मत पढ़िए। सिर्फ और सिर्फ आप लोग का उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे सब्जेक्ट जितने अच्छे से कंप्लीट रहें, उतना अच्छा हम पेपर में परफॉर्मेंस कर पाएंगे। चाहे पुलिस का पेपर हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे बैंक का हो, या कोई लोअर पीसीएस वाले पेपर हो, आप लोग सब्जेक्ट को कंप्लीट कीजिए और सब्जेक्ट कंप्लीट कराने में आपकी मदद हम करेंगे। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंपनी के अधीन शासन, जो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1773 से। हम इसको एक बार साफ कर दें। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है कंपनी के अधीन शासन। हेडिंग डाल लेंगे हम लोग, कंपनी के अधीन शासन। कंपनी के अधीन शासन जो कब से कब तक चलेगा, 1773 से 1857 तक। चार्टर एक्ट में 1853 तक रहेगा, यहां पर आप लोगों का 57 तक रहेगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यहां पर का रेगुलेटिंग एक्ट। किसी भी एक्ट को समझने के पहले या किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले जरूरी होता है उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना, कि वो एक्ट या वो अधिनियम किस वजह से आया, क्या उसकी ज़रूरत पड़ी। तो सबसे पहले हम इसकी जब पृष्ठभूमि या पीछे के कारणों के बारे में पता लगाएं, तो इस समय क्या था
हम आप लोगों से 1600 1726 के दो अधिनियमों की चर्चा कर चुके। उन दोनों अधिनियमों में हमने आपको बताया था 1600 के तहत तो कंपनी भारत आती है, 1700 के तहत क्या 1726 के तहत क्या होता है कि कंपनी के कार्यों को संचालित करने के लिए अंग्रेजों ने तीनों प्रेसिडेंसियों में एक एक गवर्नर की नियुक्ति कर रखी थी। 1726 तक क्या होता था, कंपनी के जो नियम कायदे कानून था उनको बनाने का काम कौन किया जा रहा था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा या निदेशक मंडल के द्वारा किया जा रहा था, जिसमें 24 सदस्य हुआ करते थे। तीनों प्रेसिडेंसियों में एक एक गवर्नर उन्होंने बैठा दिया कि जो अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा नियम कायदे कानून बनाए जाएंगे वो गवर्नर अपनी अपनी प्रेसिडेंसी में लागू करा दिया जाएगा। 1726 से 1773 के बीच में कुछ और ऐतिहासिक घटनाएं हुई। कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले इसके लिखेंगे, इसका जो हम लिखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, इसका जो आधार होगा, आधार या ऐसे लिख लें भूमिका, इसकी भूमिका क्या होगी, भूमिका के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो 1726 के बाद क्या होता है, 1757 में क्या होता है, प्लासी का युद्ध होता है। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ, अंग्रेज जीते। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, 1764 में क्या हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, अंग्रेज जीत गए। यहाँ पर भी अंग्रेज जीत गए, यानी अंग्रेजों को भेजा गया था या व्यापारियों को भेजा गया था व्यापार करने के उद्देश्य से, अब वो व्यापार करने के साथ साथ युद्ध जीतने का भी काम करने लगे, यानी व्यापारिक कार्यों के साथ साथ वो राजनीतिक या प्रशासनिक कार्यों में क्या करने लगे, हस्तक्षेप करने लगे। 1764 के बक्सर के युद्ध को शांत करने के लिए 1765 में होती है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि कैसे होती है, क्या होती है, किन किन के बीच होती है, इस चीज की चर्चा हम लोग इतिहास विषय में करेंगे। जिस दिन भी हम लोग इतिहास का लेक्चर लेंगे उस दिन चर्चा करेंगे। 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि के तहत ही क्या होता है, इसी संधि के तहत अंग्रेज यानी कंपनी के अधिकारी अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व वसूली का कार्य मिल जाता है, का अधिकार मिल जाता है। मतलब वो राजा महाराजाओं से इस तरीके से डील करते हैं कि इलाहाबाद की संधि में वो इस तरीके से डील करते हैं कि अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से राजस्व वसूली, यानी आप लोग टैक्स का क्या करना, टैक्स लोगों से लेना, उस चीज़ का अधिकार अंग्रेज लेना स्टार्ट कर दें, उस चीज़ का अधिकार इन लोगों को मिल जाता है। अधिकार मिल गया। अब जब अधिकार मिल गया तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा से जितना सारा जो टैक्स इकट्ठा होने वाला होता है वो किसको मिलना लगेगा, अंग्रेजों को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से चीज़ें होगी। 1765 में ही जिस संधि में शामिल होता है एक अंग्रेज जिसका नाम होता है रॉबर्ट क्लाइव। 1765 में वो आकर रॉबर्ट क्लाइव 1765 में बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत की जाती है। द्वैध शासन की शुरुआत की जाती है। द्वैध शासन की शुरुआत की जाती है। अच्छा, द्वैध शासन के बारे में आप लोगों को बता दें कि जो बंगाल में द्वैध शासन था उसकी व्यवस्था क्या हुआ करती थी। तो बंगाल के सारे कार्यों को दो भागों में बांट दिया गया था। एक तो हुआ करते थे आप लोगों के एक हुआ करते थे राजस्व संबंधी कार्य, राजस्व संबंधी जितने कार्य हुआ करते थे उनको करने का अधिकार किसको मिल चुका था इलाहाबाद की संधि के तहत, अंग्रेजों को। किसको मिल चुका था, अंग्रेजों को। तो राजस्व संबंधी कार्य किसके पास पहुंचे, अंग्रेजों के पास, कि जो भी होंगे राजस्व संबंधी कार्य किसके द्वारा किए जाएंगे, अंग्रेजों के द्वारा। दूसरी तरफ दूसरे कार्य जो हुआ करते थे उसे निजामती कार्य कहा जाता था। निजामत या निजामती कार्य लिख सकते हैं हम लोग, निजामती कार्य। निजामती कार्य का मतलब क्या होता था, निजामती कार्य वो होता था जैसे कोई राजा अपनी प्रजा के लिए कोई काम करना चाहता है, कोई विकास करना चाहता है या किसी नई व्यवस्था को लागू करना चाहता है तो वो सारे के सारे काम निजामती कार्य के अंतर्गत आते थे। यानी सड़क बनवाना, पुल बनवाना, नहर बनवाना, कोई किसी तरह की कोई आपदा आ गई तो उस समय पर लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कोई काम करना। तो ये सारे के सारे जनता से संबंधित जितने काम हुआ करते थे उन्हें निजामती कार्य कहा जाता था। और जो निजामती कार्य किसके पास रहे, बंगाल के शासकों के पास, बंगाल के शासकों के पास। सीधी बात है, द्वैध शासन का मतलब होता है दो लोगों का शासन। एक शासन कौन करेगा, अंग्रेज द्वारा, जो पैसों से संबंधित यानी राजस्व से संबंधित कामों पर जो शासन करेंगे वो अंग्रेज करेंगे। और निजामती कार्यों का काम किसके हाथ रहेगा, बंगाल के शासकों के पास रहेगा।
अब हुआ क्या, बंगाल में पिछले दिनों कुछ अकाल भी पड़ा, उस समय से लोगों की क्या हुई, मारामारी या भूखमरी या चल रही थी उस समय पर, यानी बंगाल की जनता उस समय पर क्या थी, परेशान थी। बंगाल की जनता परेशान थी और जनता के संबंधी काम किसको करने थे, बंगाल के शासकों को। बंगाल के शासकों को जब जनता से संबंधी कोई काम करना होगा तो उन्हें जरूरत होगी किसकी, पैसे की, राजस्व की। और राजस्व संबंधी कार्य कौन देख रहा था, अंग्रेज। अंग्रेजों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। जब बंगाल में अकाल पड़ा था तो उस समय पर इन्हें टैक्स लेने का में कोई भी रियायत नहीं दी भारतीय जनता को। जिस तरीके से टैक्स पहले लिया जा रहा था बाद में भी लेते रहे। जबकि अकाल पड़ रहा था, ना तो उतनी खेती हुई, ना ही लोगों को किसी तरह की कोई राहत थी, ना पानी, इस तरीके से सूखा जैसी स्थिति थी, खेती हो नहीं रही थी, लेकिन इनके टैक्स बराबर लग रहे थे और उनको राहत देने का कार्य बंगाल के शासकों के पास था। तो बंगाल के शासक अपनी प्रजा को राहत कार्य देने में क्या हुए, असमर्थ प्रतीत हुए। किस वजह से, क्योंकि पैसा जितना हुआ करता था वो अंग्रेजों के पास जा रहा था और काम करने की बात किसके पर आती, वो बंगाल के शासकों पर थी। तो बंगाल के शासक काम करने में वो नहीं हो पा रहे थे, बंगाल की जनता जो हुई परेशान हो गई। यानी इससे क्या हुआ, द्वैध शासन से क्या हुआ, द्वैध शासन से बंगाल की जनता नाखुश थी। जनता नाखुश थी, या हम लिख दें बंगाल की जनता पर बुरा प्रभाव पड़ा। इसी समय पर जे लोग राजस्व अच्छा खासा वसूल करने में लगे हुए थे, इसलिए 1765 से लेकर 1772 द्वैध शासन कब से कब तक लगा रहा, 1765 से लेकर 1772 तक लगा रहा। 1765 से लेकर 1772 तक जो द्वैध शासन लगा गया, द्वैध शासन क्या लगाया गया, जो द्वैध शासन लगा गया, इसको इतिहास में किस नाम से जाना जाता है, इसको इतिहास में भारत की लूट कहा जाता है। भारत की लूट कहा जाता है। इस समय पर भारत को लूटा गया, भारत की लूट कहा जाता है किसको, द्वैध शासन को। तो अभी तक हमने क्या सीखा, देखा कि भूमिका देख रहे थे 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट की। अभी हम लोग कहाँ तक पहुंचे, 72 तक की बातें कर रहे हैं। 1757 में प्लासी कर दिया, बक्सर का इलाहाबाद की संधि में उनको अधिकार मिल गए और इसके बाद द्वैध शासन लागू हो गया। द्वैध शासन से बंगाल की जनता नाखुश थी। द्वैध शासन में बंगाल की जनता नाखुश होने के बाद, आप यहाँ के बाद यहाँ नोट करना हम स्टार्ट कर रहे हैं। और द्वैध शासन के कारण आगे लिखेंगे, द्वैध शासन में अंग्रेज अधिकारियों द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किया गया, जमकर भ्रष्टाचार किया गया। द्वैध शासन में अंग्रेज अधिकारियों द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किया गया। जमकर भ्रष्टाचार किस तरीके से किया गया भाई, कैसे भ्रष्टाचार अंग्रेज अधिकारियों ने कैसे भ्रष्टाचार किया, कि क्या ऐसी समस्या रही कि अंग्रेज अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया। तो इसमें क्या होता था कि जो कंपनी का व्यापार करने की अनुमति कंपनी को मिली थी, कंपनी का व्यापार होना था, लेकिन यहाँ पर जो कंपनी के अधिकारी हुआ करते थे वो अपना निजी व्यापार करने लगे। यानी जैसे हम आपको किसी कंपनी के लिए कोई डील करने के लिए भेजें, आप वहाँ कंपनी की डील ना करके स्वयं की डील करने लगे, तो भाई इससे कंपनी को फायदा होगा या नुकसान, जाहिर सी बात है नुकसान होगा। यानी जब अंग्रेज अधिकारियों ने अपना निजी व्यापार शुरू कर दिया तो कंपनी को क्या हुआ, नुकसान हुआ। यानी जमकर भ्रष्टाचार किया, इसी की बात है। निजी व्यापार शुरू कर दिया अंग्रेजों ने, या अंग्रेज अधिकारियों ने शुरू किया। और निजी व्यापार जब उन्होंने शुरू कर दिया तो यहां से क्या हो गया, कंपनी को नुकसान पहुंचा, कंपनी को नुकसान पहुंचा, कंपनी को नुकसान पहुंचा। अब कंपनी को नुकसान पहुंचा तो भाई कंपनी इस तरीके का नुकसान कब तक सहन करती, इसलिए चीज़ें थोड़ा सा चेंज होगी। और वो चीज़ें कैसे चेंज हुई हम अभी अब आपको बताते हैं। आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए कंपनी को नुकसान पहुंचा। अब भाई द्वैध शासन लगाया कंपनी के फायदे के लिए गया था, लेकिन द्वैध शासन से कंपनी को फायदा तो नहीं मिला, लेकिन नुकसान जरूर उठाना पड़ा। इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग यहां से, कंपनी को नुकसान पहुंचा, फलस्वरूप 1765 से लेकर 1772 तक का
द्वैध शासन अंग्रेजों की दृष्टि से, भाई कंपनी की दृष्टि से क्या रहा, विफल रहा। कंपनी के लिए विफल रहा, मतलब ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। कंपनी के लिए विफल रहा, कंपनी कर्जे में चली गई, कंपनी घाटे में चली गई, ऐसे लिखेंगे। कंपनी को घाटा लगा, कंपनी को घाटा लगा। कुछ दिनों तक कंपनी ने मैनेज करने की, कंपनी के अधिकारियों ने इस चीज़ को मैनेज करने की कोशिश की, परंतु चीज़ें इतनी गड़बड़ हो चुकी थी कि उनको मैनेज करना मुश्किल हो गया। तो कंपनी के कुछ अधिकारी कहाँ पहुँचे, ब्रिटिश संसद में पहुँचे। ब्रिटिश संसद में उनने कुछ फंड की मांग की कि कुछ पैसे की ज़रूरत है, भारत में कंपनी घाटे में पहुँच गई है और कंपनी को कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो जैसे ही ब्रिटिश संसद में इस चीज़ की खबर मिलती है कि कंपनी घाटे में है, जबकि ब्रिटेन वालों ने तो कंपनी को भारत में व्यापार करने और फ़ायदा कमाने के लिए भेजा था, यहाँ तो उल्टा हो गया, यानी कंपनी क्या हो गई, घाटे में पहुँच गई। तो क्या हुआ, ब्रिटेन की संसद में उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इस समय लिखेंगे, यहाँ से थोड़ा सा चीज़ें अब चेंज होंगी। अब अभी तक हम लोग भारत की बातें कर रहे थे, अब ब्रिटेन की चर्चा होंगी यहाँ से। इस समय ब्रिटेन के पीएम, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे, लॉर्ड नॉर्थ हुआ करते थे, लॉर्ड नॉर्थ। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे, लॉर्ड नॉर्थ हुआ करते थे। लॉर्ड नॉर्थ ने जैसी कंपनी को घाटे लगने की खबर सुनी तो इनने एक समिति बनाई, इनने एक समिति का गठन किया, इस समिति का गठन किया और इस समिति का नाम रखा गया गुप्त समिति। गुप्त समिति, गुप्त समिति का गठन किया और इस समिति का उद्देश्य रखा कि आप भाई ऐसे छिपकर भारत में किस तरीके की व्यवस्थाएं चल रही हैं या भारत में क्या हो रहा है कि जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान लगा। इस काम के लिए उन्होंने कौन सी समिति बना दी, गुप्त समिति। गुप्त समिति के लोग भारत पहुंचे, भारत में उन्हें जायजा लिया कि भाई क्या चल रहा है, तो उन्हें पकड़ में आ गया क्या, अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा भ्रष्टाचार, यानी उनका निजी व्यापार। जब गुप्त समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की किसको, लॉर्ड नॉर्थ को, कि भाई साहब वहाँ तो कुछ और ही चल रहा है कंपनी के नाम पर, तो अंग्रेज कंपनी के अधिकारी खुद अपना व्यापार करने में लगे, जिससे लॉर्ड नॉर्थ को क्या लगा कि भाई कंपनी के कार्यों को भारत में और ब्रिटेन में दोनों जगह नियंत्रित करने के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए। ठीक, कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए किसको, ब्रिटिश संसद को कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए। इसलिए लॉर्ड नॉर्थ ने गुप्त समिति की अनुशंसा पर, लिखेंगे लॉर्ड नॉर्थ ने गुप्त समिति की सिफारिश पर, सिफारिश अनुशंसा एक ही बात है, सिफारिश पर एक नए अधिनियम, लॉर्ड नॉर्थ ने गुप्त समिति की सिफारिश पर एक नए अधिनियम का निर्माण किया। अधिनियम का निर्माण करने का मतलब है कुछ उनने कुछ व्यवस्थाएं सोची, उसी अधिनियम को, इसी अधिनियम को लिखेंगे, इसी अधिनियम को 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। ये तो बात थी कि कैसे आया हम लोगों के यहाँ क्या, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, मतलब कंपनी के अधिकारियों के द्वारा जो निजी व्यापार किया जा रहा था उसका रिजल्ट निकला क्या, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे, यानी लॉर्ड नॉर्थ ने इस एक्ट के माध्यम से क्या क्या किया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए। तो उस चीज़ के बारे में अब हम लोगों को नोट करना है, जल्दी से आप लोग नोट कीजिए। चले, अब डालेंगे हम लोग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, सॉरी लिखेंगे उसी में छोटी सी हेडिंग बना लेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान। प्रावधान मतलब उस एक्ट में क्या क्या किया गया, क्या क्या बातें हुई,
वो सारी चीज़ें अब हम लोगों को एक एक करके देखनी है। सबसे पहले आप लोगों को लिखना है इस एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट क्यों कहा गया। क्योंकि किसी चीज को, भाई ये एक्ट किस लिए लाया गया था, कंपनी के कार्यों को भारत एवं ब्रिटेन में नियंत्रित करने के लिए। ब्रिटेन में इसलिए क्योंकि कंपनी के अधिकारी तो कुछ ब्रिटेन में भी थे, या यहाँ से ले जा जो व्यापार करने का काम भारत से कहाँ की तरफ हो रहा था, ब्रिटेन की तरफ। तो ब्रिटेन में भी नियंत्रित करना था, भारत में भी नियंत्रित करना था। तो कंपनी के काम को नियंत्रित करना यानी कंपनी के कार्यों को रेगुलेट करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। इसलिए इस एक्ट का नाम क्या पड़ा, रेगुलेटिंग एक्ट। सबसे पहला पॉइंट इसमें हम लोग यही लिखेंगे, कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए, चाहे वो ब्रिटेन में हो चाहे भारत में, कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था, उठाया गया यह पहला कदम था। उठाया गया यह पहला कदम था। ठीक, इसके बाद